अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग चैप्टर 1 मैथमेटिक्स क्लास 9 करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिक्स। इसके लिए हमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की पता होना चाहिए। तो जो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए हमें मैट्रिक्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और मैट्रिक्स असल में होता क्या है। पेज नंबर 2 पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। वो दिया इन्होंने कि आ रेक्टेंगुलर अरे और आ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर जो 0, 1, 2, 3 से शुरू होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उन्हें हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर अरे से हमारा मुराद है कि ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होता है और जो वर्टिकल फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो नंबर होते हैं वो किसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि अरे, यानी कि वो लिखे जाते हैं कुछ नंबर्स, उनको हम अरेंजमेंट, अरे से मुराद अरेंजमेंट, उनको अरे यानी उनको एक मुकम्मल अरेंजमेंट में लिखा जाता है, तो वो एक मैट्रिक्स कहलाता है। और फिर उसमें आगे जो उसकी दूसरी शर्त है, एंड देन एनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, हमने उनको ब्रैकेट्स में जब लिख देते हैं तो वो हमारे पास एक पूरा मैट्रिक्स बन जाता है। अभी भी मैट्रिक्स पूरा नहीं है। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया हमें 1 7 3 2 4 0 या फिर 0 3 1 4, ये एक मैट्रिक्स है। उसके अलावा एक मैट्रिक्स की एक और शर्त है कि हम बाद में उस मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है द मैट्रिक्स आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय कैपिटल लेटर्स। आगे हम लोग उनको कैपिटल लेटर में से लिख देते हैं, यानी कि उनका हम लोग मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम लिख देते हैं। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। उसकी कोई मुकम्मल शर्त नहीं होती है, उसका हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं। तो वो एक जो है वो कहलाता है मैट्रिक्स, और इसकी स्पेलिंग है MATRIX। सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना हम लोगों को, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। एक उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया है, उसका ऑर्डर निकालना है। अब ये ऑर्डर क्या चीज़ है, इसको पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या चीज़ है। ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। सपोज कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको एक जो चीज़ याद रखनी है, जिस एक रूल समझना है आपका, जो एक मस्ट है बात, वो ये है कि वो है, उसे कह सकते हैं हम लोग रॉ बाय कॉलम। अब इसके लिए हमें रॉ का और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रॉ क्या चीज़ है। रॉ एक मैट्रिक्स जिसका ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के जो हॉरिजॉन्टल लेटर्स होते हैं, फिर से हमें याद रखना है कि जो मैट्रिक्स के कौन से लेटर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल। ऐसा मैट्रिक्स जिसके कोई भी हॉरिजॉन्टल लेटर्स जो होते हैं ना, वो रो में होते हैं, और जो वर्टिकल लेटर्स होते हैं वो कॉलम में होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि जो कॉलम में होते हैं वो होते हैं वर्टिकल लेटर्स। अब एक मैट्रिक्स है, हमने पता कैसे लगाना है कि उसमें रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है। ये वाला मैट्रिक्स जो है हमारा ए मैट्रिक्स है, हम इसी को देख लेते हैं कि इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है। जो भी मैट्रिक्स मैंने आपसे कहा कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा वो होगा उस मैट्रिक्स का रो। तो ए जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी जो रो है वो हमने कैसे पहचानी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो इस रूप का होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ये और ये, यानी कि अगर हमने नोट किया तो जो रो थी इस मैट्रिक्स की कितनी आई हमारे पास, 2। कैसे पता चला हमें, जो हमने एक मैट्रिक्स को देखा उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल जो थी लेटर्स आए थे, वो हमने कहा कि एक ये बना और एक ये बना, कितने हो गए, 2। हमने रो लिख ली, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स आया, हमने उसकी रो लिख ली 2। ठीक है, और अगर हमने उसका कॉलम देखना है तो अब कॉलम मैंने कहा कि वर्टिकल फॉर्म में होगा, तो वो होगा इस तरह और इस तरह। तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि उसकी कॉलम कितनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक, ये 1 एंड ये 2। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स का कॉलम। अभी भी हमने ये ऑर्डर पूरा सीधा नहीं लिखा, इसका जो ऑर्डर है वो हम किस तरह लिखते हैं, मैंने आपको ये लिख के दिखाया कि रॉ बाय कॉलम। इसमें हमने दरम्यान में डैश डालने होते हैं, और पहले रो के नंबर लिखने हैं, उसके बाद कॉलम के नंबर लिखने हैं, और दरम्यान में बाय लिखना है। एक चीज़ याद रखना, ऑर्डर का मतलब होता है उनके तादाद। ठीक है, तो रो हमारे पास है 2, हमने दरम्यान में डैश लगाया, बाय लिखा, फिर डैश लगाया, और आगे जो कॉलम था वो वर्टिकल फॉर्म में था, वो हमारे पास क्या आया, 2।
इस तरह से आपको इसका एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं वापस 1.1 पे, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। अब हम उसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे। ये हमें उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें हमने सबसे पहले रो देखनी है और कॉलम देखना है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पहले रो देखना है, बाद में कॉलम देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रो। ठीक है, स्टूडेंट्स, रो जो है वो मैंने आपसे पहले भी दोबारा कह रही हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है वो होती है रो के लिए। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी 2 रोज हैं। अब इसके बाद हम लिख देते हैं कॉलम। कॉलम मैंने कहा कि ऊपर से हमने नीचे तक आना है, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में, तो वो होता है इस तरह और इस तरह। तो ये भी हमने लिख दिया 2। अभी इसको हम लोग एक प्रॉपर आंसर की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 2 डैश, फिर हम लिखेंगे बाय, फिर डैश और फिर 2। सिंपल। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। उन्होंने हमसे कहा था कि ऑर्डर फाइंड करें, हमने इसका डायरेक्ट ऑर्डर फाइंड कर दिया। तो जो ऑर्डर है वो हमारे पास आया 2/2। अब हम जो देख लेते हैं कि उन्होंने हमें नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है B2305। सबसे पहले हम इसकी भी रो लिख लेते हैं। मेरे साथ देखें, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 1 और 2। फिर उसके बाद जब हम कॉलम लिखें वो भी इस तरह वर्टिकल फॉर्म में 1 और 2। तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो आ जाएगा 2/2। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं जो हमारा सी वाला क्वेश्चन है, जो हमें सी मैट्रिक्स दिया है। सी वो है हमारे पास 2 और 4। सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी रोज और फिर हम लिखेंगे इसके कॉलम। इसकी रो कितनी है, 1। इसके नीचे आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, यानी कि इसकी रो कितनी है, सिर्फ एक रो है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब इसकी कॉलम कितनी है वो मैंने कहा आपसे पहले भी कहा कि हम लोग वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो वर्टिकल इस तरह और इस तरह, ये हो जाएगा 2। अब जो हमारा रूल था वो था रो बाय कॉलम। तो पहले हम लोग रो लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे बाय और फिर हम लिखेंगे 2। सिंपल, 1/2। तो सी मैट्रिक्स उसकी क्या है, ऑर्डर 1/2। अब हम डी की तरफ चले जाते हैं। डी है हमारे पास 4, 0 और 6। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के पास आए तो हमारे पास सबसे पहले जो हमने पहले भी किया कि हम लोग रोज लिखेंगे फिर उनकी कॉलम्स लिखेंगे। वो है हमारे पास, पहले हम इसकी रो काउंट कर लेते हैं 1, 2 और 3। हम इसी फॉर्म में जाएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जो है 1, 2 और 3। 3 लिख दिया। उसके बाद कॉलम हम ऊपर से नीचे तक सिर्फ 1। फिर उसके बाद इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिख दें तो आएगा 3/1। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास है ई। इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉ और देन कॉलम। जो रॉ है वो हमने हॉरिजॉन्टल काउंट करनी है, जो है 1, 2 और 3। हमने रॉ लिख दी। उसके बाद कॉलम 1 और 2 वो हमने कॉलम लिख दिया। और बाद में हम इसको लिख सकते हैं 3/2। ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास है एफ, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जो है 2। इसमें रॉ देख लेते हैं। सबसे पहले रॉ हमने इस फॉर्म में करनी थी, कितनी है 1। और अगर हम इसका कॉलम देखें तो वो भी इस फॉर्म में जाएगा, यानी कि वर्टिकल में जाएगा। तो वो आ जाएगा हमारे पास 2, 1। वो भी हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 1/1। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो मजीद क्वेश्चंस हैं, वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी, उसने हमें दिया 2, 1, 2, 3, 2 और 4, 0, 3 और 5। ठीक है, इसका भी उस तरह जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। पहले रो लिख लेंगे, उसके बाद कॉलम लिख लेंगे। रोज हमारे पास 1, 2 और 3 रोज हैं। कॉलम्स
वर्टिकल वही 1 2 एंड 3 है, तो ये आ जाएगा 3/3। नेक्स्ट है लास्ट h, जो कि हमारे पास है 2 1 3 0 4 एंड 6। ठीक है, इसमें पहले हम रोज लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ पे कॉलम लिख लेंगे। रोज कितनी है 1 एंड 2, हमारे पास 2 रोज हैं 2, और कॉलम कितना है 1 2 एंड 3 हमारे पास कॉलम है, और इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 2/3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर इक्वल। अब हमने इसकी दो शर्तें हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल कैसे हो सकता है। वो एक ये है, नंबर 1 हम लिख सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो दो मैट्रिक्स जो है उनके ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर। और दूसरी जो है ना, वो एक और इसकी शर्त है कि उनके ऑर्डर तो सेम हो, उसके साथ साथ एक जो मैट्रिक्स की पहचान होती है ना, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर एक मैट्रिक्स में एक ही लेटर है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी एक ही लेटर हो, और इस तरह से इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। और दूसरी जो हमारी जो पहली इसकी शर्त थी वो है सेम ऑर्डर। तो जो मेन आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब हम अपनी बुक से देख लेते हैं कि इनके जो ऑर्डर है ना वो कैसे किस किस मैट्रिक्स के आपस में सेम है, और उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहला मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसके अंदर अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें, अगर जो मैट्रिक्स है पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ऑर्डर लिखना चाहें तो वो हमारे पास आता है 1/1। कैसे, उसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है। ठीक है, तो अगर हम और मैट्रिक्स देखें जिसका जो है ऑर्डर वो 1/1 है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अब ये देखो, हम बी की तरफ आते हैं, तो वो जो ऑर्डर है वो हमारे पास है रो बाय कॉलम। ये कितने 1 रो 2 कॉलम, तो ये इसके साथ सेम नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट के पास आते हैं सी के पास, तो वो देखें 5 - 2, हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि इसका एक ही रो है और इसकी एक ही कॉलम है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम इसको एक बार दोबारा इस तरह से लिख सकते हैं, सी इक्वल टू जो है 5 - 2, 5 में से हमने 2 निकाला है, हमारे पास आ जाएगा 3। सो हम कह सकते हैं कि ये है 1/1, 1/1। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो ए है और जो सी है वो आपस में जो मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये वाली जो है ना पार्ट, ये आता है अक्सर बोर्ड के हवाले से, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। सो जो आते हैं ना ये वाले क्वेश्चंस, ये आते हैं एमसीक्यूज में। वो उन्होंने आपको कोई सी भी दो मैट्रिक्स दे देंगे और वो पूछेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं है। आप सबसे पहले उन दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे, अगर वो ऑर्डर से के हिसाब से सेम हुए तो आप जो उसका वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी आप उसको लिख सकते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट था उसका बता दूँ, जो फर्स्ट पार्ट था वो भी एमसीक्यूज के लिए ही आता है। आपको वो कोई भी लिख देंगे कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, एक मैट्रिक्स लिख देंगे और आगे वो लिख देंगे कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। आप आगे बता सकते हो, उन्होंने आगे ऑप्शन देंगे 4 और जो उनमें से करेक्ट होगी वो आप लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो पहले दो पार्ट्स थे वो दोनों के दोनों किसके लिए थे, एमसीक्यूज के लिए थे। ठीक है, ये वाला मैंने आपको करवा दिया। अब हम इसकी तरफ चल रहे थे। सो जो इक्वल मैट्रिक्स थे वो उनमें बन रहा है ए और सी। बाकी कितने मैट्रिक्स बचे अब हम उनमें से देख लेते हैं। बी उसका मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो है 1 रो है 2 कॉलम्स है, तो इसका कितना है 1/2। हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है जिसका 1/2 है। सो हम कह सकते हैं कि वो बी के इक्वल है। अब हम अगर हम लोग डी की तरफ आए और इसको थोड़ा फोकस करें, इसका कितना बन रहा है 1 और कॉलम हो गए 2, तो यानी कह सकते हैं कि बी जो है वो डी के इक्वल है। पहले हमने लिखा कि जो ए है वो सी के इक्वल है, फिर हम कहेंगे कि जो बी है वो डी के इक्वल है। और देख लेते हैं कि कोई ऐसा और मैट्रिक्स तो नहीं है जिसका 1/2 है। सो इसका तो नहीं बन रहा, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। ये आई अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 है और 3 में 2 प्लस करें तो ये हमारे पास 5 है। ठीक है,
सो जो ये वाला मैट्रिक्स भी है ये बी और डी के इक्वल है। कैसे? इसकी 1 रो है और इसके 2 कॉलम्स हैं। सो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी तो था, बी इक्वल टू डी भी था और डी इक्वल टू आई। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड हो गई। अब हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं क्या और कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। हमने बी भी देख लिया, डी भी देख लिया, ई की तरफ जाएं तो ये है 2/2। ये तो नहीं है 2/2, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल उसके नीचे लिखा हुआ है। इसका देखिए 2 रोज 2 कॉलम्स, ये भी 2 रोज 2 कॉलम्स। ये तो हमारे पास हो गए कि ई एच के इक्वल है। आगे चलते हैं, ये हमने कर लिया जे की तरफ। इनको अगर 2 में 2 प्लस करें 4 आ जाता है, 2 में से 2 माइनस करें 0 आ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू, यानी कि 4 वैल्यूज हैं। तो इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। सो हमने कहा ई एच एंड जे ये तीनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ई इक्वल टू एच इक्वल टू जे। अब देख लेते हैं हमारे पास कुछ बचा तो नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया है जी एंड एफ। हम देख लेते हैं दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है। जो हमारे पास एफ है उसका अगर हम देखें ऑर्डर तो वो है रो बाय कॉलम देखें तो ये है 2/1 और इसका देखें तो ये भी है 2 रोज 1 कॉलम। तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि सॉरी यहाँ पर जे था। ठीक है, तो हम जी की तरफ जा रहे थे तो हम कह सकते हैं कि एफ और जी भी आपस में इक्वल है। सो हम दोबारा देख लेते हैं। हमारे सारे मैट्रिक्स हो गए। इसमें हमने सिंपल ये फाइंड करना था कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और उसकी जो एक शर्त थी जो मैंने आपको बताई कि वही मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं जिनके ऑर्डर इक्वल होते हैं, और ऑर्डर लेना मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। कैसा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करने से अब इसका क्या मुराद है कि जब हम लोग मैट्रिक्स को जब हम इनकी वैल्यूज निकल आएंगी, यानी कि ए की वैल्यू निकल आएगी, बी की निकल आएगी, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, सी की निकल आएगी, डी की निकल आएगी, तो जो इसका आंसर होगा और जो इसका आंसर होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं ना, उसने कहा कि सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में बिल्कुल सिमिलर होंगे। सो इस तरह हम ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो हम ये भी आपको बता दूंगी कि मैट्रिक्स सेटिस्फाई कैसे हुआ, यानी कि इसका क्या मतलब है, मैट्रिक्स सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। पहले हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। जो उसकी डिमांड है, उसने कहा है ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो मैं लिख रही हूँ, हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। 4 इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। उसने हमें 4 चीजें फाइंड करने का कहा है। 4 इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। ए प्लस सी, ये मैंने कहाँ से लिखा? इस मैट्रिक्स का पहली रो में जो पहली चीज थी ये वाली ए प्लस सी, वो मैंने लिखा। दूसरा मैट्रिक्स अगर देखो तो ये 4 है और ये भी 4 है। सो इसमें जो पहली चीज थी और जो इसमें पहली चीज है मैंने वो दोनों लिख दी, ए प्लस सी भी लिख दी और इसके साथ 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन लगा हुआ है तो यानी ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। सो हमने ए प्लस सी को इक्वल कर दिया इस वाले पहले के 0 के। ठीक है, इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। वो हमने इसका पहला लिया, अब हम इसकी दूसरी की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास ए प्लस 2b, दरमियान में इक्वल का साइन। हमने यहाँ से पता चलाया दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके जो आपस में नंबर होते हैं, दरमियान में जो उनके नंबर होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ए प्लस 2b, यहाँ से ये पहला था लिख दिया, यहाँ से ये दूसरा इसके इक्वल आ रहा है तो हमने -7 लिख दिया। इसको हमें नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, जो है c-1 वो लिखा और यहाँ से इधर आ जाए तो हमने देखा है कॉलम में नीचे वाला, इधर के कॉलम में नीचे वाला वो हमारे पास है 3। इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस मैट्रिक्स का ये तीनों की इक्वेशन बन गई। अब हम इस वाले इक्वेशन बनाते हैं जो है हमारे पास 4d - c, इक्वल का साइन डालें। अब देखें इस कॉलम में, यानी कि सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम उसमें नीचे वाला ये है और इसमें नीचे वाला ये है 2d। हम 2d लिख देते हैं और नाम देते हैं इसका इक्वेशन नंबर 4 का। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना तब मुश्किल होती है जब उसमें आपको दो चीजें दी हो और वो टोटली डिफरेंट हो, जैसे कि ए और सी बिल्कुल भी सेम नहीं है। सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ए और सी आपस में ना तो प्लस हो सकती है ना माइनस हो सकती है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकती हैं, इसलिए सॉल्व नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। इसमें a है और 2b है।
लेकिन देखें कि ए है और बी है, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेला अकेला सी है और इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम सी को साइड पे रखें तो हम देखेंगे कि 1 और 3 जो है ये तो नॉर्मल नंबर है, रियल नंबर है, तो ये आपस में हो सकते हैं नंबर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स नहीं है, नंबर्स हैं। तो नंबर्स तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पर टिक का मार्क साइन कर लेते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो हम लोग सोल्व करेंगे थर्ड में। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 सबसे पहले उतार लेंगे। कोई भी इक्वेशन आप लोग सॉल्व करने लगे हैं ना, वो इकट्ठी लिखी हुई है, तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को एज इट इज उतार लेना है। c माइनस 1 3 ये इक्वेशन थी हमारी। अब आप देखें, जो हम मैथ का रूल हमेशा से करते आते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको इक्वल के एक साइड पे रख लेते हैं और जो नंबर्स होते हैं उनको इक्वल के एक साइड पे रख लेते हैं। तो हम लोग अल्फ़ाबेट को इधर रहने देंगे, 3 वैसे ही। अब इस -1 को वहाँ पर चेंज कर, वहाँ पर कहते हैं उसको शिफ्ट कर लेंगे। तो -1 मैथ का रूल है, कोई भी चीज़ अगर इक्वल के लेफ्ट साइड पे है उसको हम लोग राइट साइड पे लेकर जा रहे हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो -1 था वो वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, ठीक है। सो आगे इसको करते हैं। 3 में से 1 हम लोगों ने प्लस करना है 3 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सी की जो वैल्यू थी, जो हमारी डिमांड थी क्वेश्चन में, उसने हमसे कहा था ए निकालें, बी, सी एंड डी। सो हम लोगों ने सी निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन अब सोल्व हो सकती है। अब अगर फोकस करें, थोड़ा सा गौर करें, 4 इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जो है हमने कहा कि अल्फ़ाबेट जो है वो आपस में प्लस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं एक शर्त पे, जब वो सेम है। तो देखें 4D और 2D आपस में सेम है, सो हम ये वाली इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी कर सकते क्योंकि इसके अंदर सी जो है उसकी हमें ज़रूरत होगी। तो सी की ज़रूरत होगी, तो सी कहाँ से है, वो हमारे पास 4 है। ऑटोमेटिकली उसने हम लोगों को जो सिंपल इक्वेशन दी थी वहाँ से हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो डी डी सेम हो जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सी की वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 4, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 जो कि हमारे पास है 4D माइनस सी इक्वल्स टू 2D। सो 4D और 2D आपस में सेम है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा कि हम लोग अल्फ़ाबेट को एक साइड पे रख लेंगे और लेटर्स को एक साइड पे रख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें से एक लेटर बन सकता है सी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 4D माइनस, अब सी की जो वैल्यू थी वो थी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2D। 4D माइनस 4 इक्वल टू 2D। अब वही रूल हमारा आ जाएगा कि जो है ना अल्फ़ाबेट्स उनको एक साइड लिख देंगे और उसको एक साइड लिख देंगे। जो कि हमारे पास 4D है, 2D को हम इधर ले आते हैं। मैंने कहा साइन इनवर्स हो जाते हैं, मैथ का रूल है, तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो वो जैसा कि आप पता है कि कोई भी वैल्यू जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो इसके साथ प्लस था, उसको इधर लेकर आएंगे तो इसके माइनस आ जाएगा 2D, ठीक है। और ये जो -4 था इसको हम लोग इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब 4D में से 2D निकालें, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 2D। कैसे, 4 में से 2 निकाल दिए, 4 में से 2 निकाले और हमारे पास 2 और D वैसे का वैसा और आगे आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारे पास है आया था 2D इक्वल टू 4। सो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो अगर हम लोग अल्फ़ाबेट को एक साइड पे रखें और नंबर को दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो ये आपस में चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके ये आपस उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो D इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। हमारे पास D की वैल्यू भी निकल आई। सो हम लोग दोबारा इक्वेशन की तरफ चलते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आई हैं। हमारे पास आ गई सी की आ गई और हमारे पास डी की आ गई, बाकी बची ए और बी की। अब हम देखते हैं ए और बी किस किस के दरमियान है। सबसे पहले हम लोग पहली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हम देखें यहाँ पर ए की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, सी की हमारे पास बाकायदा पहले से है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सी की हमारे पास 4 है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो जो इक्वेशन है यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन नंबर
1, जो कि हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ए वैसे ही, और सी की वैल्यू हमें पता है जो हमने लिखी यहाँ से कि सी इक्वल टू 4, सो आ जाएगी, और यहाँ पर 0 वैसे का वैसे नीचे आ गया। और वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने पहले किया, अल्फ़ाबेट्स एक साइड पे रखेंगे और जो नंबर्स होंगे उनको इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे। ये प्लस में था, वहाँ जाके हो जाएगा -4। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की। नेक्स्ट हमने ए की निकाल ली, बी की निकाल ली, वहाँ पर हम लोग ने सी की निकाल ली, लेकिन हमारे पास अभी भी एक वैल्यू है जो हमें नहीं पता, जो है इक्वेशन नंबर 2 में, वो वैल्यू है a प्लस 2b इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सोल्व करने चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज उतार लेते हैं, a प्लस 2b इक्वल टू -7। a की वैल्यू अब हमने ऊपर से ले लेनी है, जैसे हमने c की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में यूज किया था, ऐसे ही हम लोग a की वैल्यू को यहाँ पे उतारेंगे, हमारे पास आ जाएगी -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। हमने अल्फाबेट्स एक साइड पे रखने हैं, वैसे ही रखेंगे, 2b इक्वल -7 अपनी जगह पे है। अब देखें यहाँ पर जो साइन था मैंने कहा इन्वर्स हो जाता है, यहाँ माइनस था, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, +4 आ गया। 2b इक्वल टू -7 प्लस 4 है हमारे पास, -7 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को आपस में माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 3। लेकिन मैथ का ये भी रूल है कि जो साइन होता है वो बड़े नंबर के डलता है, तो इनमें से दोनों में से बड़ा कौन है? 7 है, तो 7 का साइन डल जाएगा -3, बन जाएगा 2b। अब ये दोनों यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो b को हम इधर ही रहने देंगे, अल्फाबेट है, और -3/2, यानी कि -3 को 2 में डिवाइड कर देंगे, सिंपल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेटर से भी डिवाइडिंग करते हैं, अंदर आ जाएगा 3 और बाकी 2, 2 1 से 2, यहाँ पे 1 पॉइंट लगा, 0 और 2 5, 10, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 1.5, चूंकि 3 के साथ माइनस लगा हुआ है तो आ जाएगा -1.5, और यहाँ हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह बॉक्स करने से, मार्कर से बॉक्स करने से हमारा जो आंसर होता है ना वो मोर रिप्रेजेंटेबल लगता है, और इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताते चलूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये बोर्ड में लॉन्ग के तौर पर आता है, और इसे आप कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है ना, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का होता है लॉन्ग क्वेश्चन। और तकरीबन फर्स्ट जो होता है ना हमारा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मैथ का, उसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं ना, तो फर्स्ट पार्ट में आता होता है, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।